हे एवरीवन, क्या आपको पता है अगर हमारी पार्लियामेंट चाहे ना तो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर टच भी किया ना तो बिल क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। क्या आपको पता है उस चीज़ के बारे में कि वो क्या है? चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास ख़त्म होने से पहले आप इस चीज़ के बारे में और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान जाओगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर बार एग्जामिनर हमें फंसाता है। बट आज की क्लास के बाद आपको कोई एक भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 10th एपिसोड पॉलिटी इन 1 पेज का। ऑलरेडी हम 9 एपिसोड्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी की स्टार्टिंग वाली क्लासेस आप देख लीजिएगा इन केस अगर अभी तक आपने नहीं देखी हो तो। एंड क्लासेस के साथ साथ आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी क्लासेस भी और एमसीक्यू सीरीज़ भी। तो पहले क्लास लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए एंड फिर आगे चैप्टर्स पर बढ़िए, क्योंकि पॉलिटी ना एक अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। अगर आपने मिस कर दिया एक भी लिंकेज तो फिर आपको लगता है कि ये तो दिमाग के ऊपर से गया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हमें समझ नहीं आएगा। और ये वाली चीज़ आप हर क्लास में कंफर्म कर सकते हो कि प्रीवियस क्लास से कुछ ना कुछ लिंकेज होता है। मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि ऑलरेडी हम इसे देख चुके हैं। एंड आई एम बेटिंग कि आज वाली क्लास आप जब देखोगे और वो एस्पिरेंट्स जो प्रीवियस क्लासेस को कर चुके हैं उनको उतनी इजी लगेगी ना कि यार ये तो हमें पॉइंट पता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बट जो आज बिल्कुल स्टार्टिंग से ही देखने बैठ रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है, इस वाली सीरीज़ को देख रहा है, तो उसको डाउट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम 10 मिनट के अंदर अंदर करने की कोशिश करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, सारे पॉइंट्स को ख़त्म करके अच्छे से देखेंगे कि कोई भी इशू हमें ना रहे। तो ये है हमारा 1 पेजर सीरीज़। ठीक है, यहाँ पे हम 1 पेज देते हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ सिर्फ एक ही पेज में मिल जाती है। ये आपको मैं सुबह पोस्ट में और टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप वहाँ से मॉर्निंग में ही इसको देख सकते हो। एंड ये वाली जो आज की क्लास की पीडीएफ है ये भी ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपडेटेड है, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो उस पीडीएफ को। चलिए तो अब ये तो हो गया। तो देखिए हम क्या क्या चीज़ें डील कर रहे हैं कि आप जब एग्जाम में भी जाओगे ना सिर्फ एक बार नज़र मारोगे आपका पूरा चैप्टर खत्म है। यहाँ पे देखो ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, कोर प्रिंसिपल्स क्या है, देख रहे हो आप किस पार्ट में है, आर्टिकल में है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये देखो कि सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ना, कि प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी पड़ेगी। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर है कि जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। मीन्स आपने पढ़ लिया है तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट सोर्स है। मेथड्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, ये हमारे 3 तरीके हैं, हम तीनों देखेंगे। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स हुए हैं ना फर्स्ट से लेकर अभी रिसेंट तक, अभी हमारा 106 हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम वाला, है ना, ये बहुत न्यूज़ में भी रहा है, हम इसको भी देखेंगे कि ये क्या है। तो ये हमारे सारा रिसेंट वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। वो अमेंडमेंट एक्ट जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको आज पता चल जाएंगे। क्या जुडिशरी से रिलेटेड कुछ है कि इवोल्यूशन हुआ है या कुछ जजमेंट आए हैं इंपॉर्टेंट, तो हम देखो यहाँ पे वो भी मेंशन है। एंड जहाँ ट्रैप्स होते हैं, जहाँ एग्जामिनर हमें फंसाता है, ये वो पॉइंट्स रहे कि इसको करने के बाद आपको एग्जामिनर नहीं फंसा पाएगा। इन शॉर्ट कि जो आपका आंसर है वो सही आएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और कोर प्रिंसिपल्स क्या है। सबसे पहली चीज़ हमें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह देखने को मिलते हैं ना, किस जगह प्लेस्ड है। तो याद रखना पार्ट 20 क्या है, पार्ट 20 आर्टिकल 368। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बताता है। कौन सा, पार्ट 20 आर्टिकल 368, ये आपको याद रखना है। अब ये जो पावर है इसका नेचर क्या है, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है, सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, अब अमेंड का मतलब ऐसे सोचो कि चेंज कर रहे हैं, तो आप चेंज कैसे करोगे, कुछ ऐड कर सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ वेरी कर सकते हो, है ना, मतलब कुछ चेंज लिया उसको, या फिर क्या कर दो, किसी प्रोविजन को हटा दो, रिपील कर दो। तो ये 3 तरीके हैं हमारे, एडिशन, वेरिएशन और रिपील। इन तीनों को यूज़ करके पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। अब देखो ये मैंने बताया इनिशिएशन, कि इनिशिएशन कहाँ पे होता है बिल का, तो बिल सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है ओनली इन पार्लियामेंट। इन वर्ड को चाहो तो अंडरलाइन कर लेना, ऑलरेडी क्रिस्प में इसलिए मैंने नहीं किया है कि अच्छे से देखें। ठीक है, तो ये कहाँ पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में। याद रखना पार्लियामेंट बोला है मैंने, लोकसभा नहीं बोला है।
पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही जगह इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, मीन्स लेजिस्लेचर में, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये पॉइंट याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ध्यान से समझो कि अब बोलते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है, क्या सिर्फ कोई मिनिस्टर ही कर सकता है या प्राइवेट मेंबर कर सकता है या नहीं कर सकता, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना है, यस इट कैन बी ब्रॉट इधर बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, दोनों ही इसको सदन में लेकर आकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रायर परमिशन, अब मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं परमिशन लूँगी, तो याद रखो कि हम चेंज लाने के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें परमिशन नहीं चाहिए, ऐसे सोच लो, है ना, कि हमें कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं तो हम क्यों परमिशन लें, चेंज तो लाना है ना, ला के रहेंगे। बस याद रखना कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो नो प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, मैं इसलिए इन पे इतना फोकस कर रही हूँ, ढंग से सुनो और ढंग से समझो। फिर जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। जॉइंट सिटिंग हमारी किस आर्टिकल में होती है, आर्टिकल 108। जब भी पढ़ने बैठो ना, कोई भी क्लास लो दुनिया की, मैं सिर्फ अपनी क्लास की बात नहीं कर रही, किसी भी क्लास को ले रहे हो, हमेशा अपने हाथ में पेन और कॉपी रखो, हमेशा पॉइंट्स नोट करो। अभी जैसे मैंने बोला ना आर्टिकल 108 तुरंत लिख लो अगर नहीं पता है तो। ये आर्टिकल 108 किससे डील करता है, हमारी जॉइंट सिटिंग से। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अगर डिसएग्रीमेंट हो गया हाउसेस के बीच में तो ये बिल को किल कर देगा। यहाँ पे जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, सिंपल वर्ड कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल्स में पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं होता है ये। फिर प्रेसिडेंशियल असेंट, तो यस प्रेसिडेंट को उसकी असेंट देनी ही पड़ेगी, ये मैंडेटरी है, बट पहले नहीं थी। ये हमारी 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 का आया, उसने जो प्रेसिडेंट की असेंट है उसको मैंडेटरी करवा दिया है। मीन्स प्रेसिडेंट हमारा पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि बिल आया जेब में पड़ा हुआ है वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उनको बिल पास करना पड़ेगा, जो ड्यूली पास्ड बिल है उसको सहमति देनी ही पड़ेगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोगों ने अगर PYQs देखे हैं या ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके होंगे वो समझ रहे होंगे, ये वो ट्रैप्स है जहाँ से हमेशा फंसाया जाता है। ओके, आइए अब हम देखते हैं मेथड क्या है। अमेंडमेंट की तो बात कर ली, अब अमेंडमेंट होता क्या है, मेथड्स क्या है। तो याद रखना, एक सिंपल मेजोरिटी है, एक स्पेशल मेजोरिटी है, एक हमारी है स्पेशल मेजोरिटी। और हम जो स्टेट्स है ना उनसे भी क्या कहते हैं, उनसे भी बोलते हैं कि आप हाँ कर दो, ठीक है। अब जो रेटिफिकेशन होता है मतलब स्टेट्स का, वो याद रखना सिर्फ हाफ स्टेट्स, मतलब या तो हाफ स्टेट्स हो जाएं या उससे ज़्यादा हो जाएं, ठीक है। मतलब हाफ स्टेट से कम नहीं होने चाहिए। आधे स्टेट्स अगर हाँ बोल देंगे तो बिल पास हो जाता है ऐसे केस में, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल मेजोरिटी ये 368 के स्कोप से क्या है, बाहर है, सिंपली हो जा रही है ना, तो इस वाले स्कोप से बाहर रख दिया हमने। तो सिंपल यहाँ पे क्या है कि 50% लोग प्रेजेंट हो और +1 एक्स्ट्रा मेंबर हो, तो जो मतलब वहाँ प्रेजेंट है एंड वोट कर रहे हैं उतने लोग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 10 लोग हैं आपके हाउस में, ठीक है। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा एंड राज्यसभा में कितने कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोकसभा में प्रेजेंटली और राज्यसभा में प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है। अब मैं बोल रही हूँ कि सपोज कीजिए कि 10 लोग हैं, तो 50% +1 का मतलब क्या है, 10 का 50% कितना हो गया, 5, और +1 मतलब एटलीस्ट वहाँ पे कितने लोग होने चाहिए, 6 लोग प्रेजेंट होने चाहिए और वोट कर रहे हो। ओके, अब सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या चीज़ अमेंड हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आर्टिकल 2 एंड 3 मतलब न्यू स्टेट्स बाउंड्रीज एंड उनका नेम्स चेंज कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तुरंत कनेक्ट करो आपका करंट अफेयर। ये क्लासेस इसीलिए है कि मैं आपको स्टडी के साथ साथ करंट भी समझा रही हूँ कि लिंक करते हुए चलो। इस मतलब करंट ऐसा नहीं कि अलग से रट्टा मारो, सब्जेक्ट वाइज कनेक्ट किया जाता है। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, केरला को चेंज क्या कर दिया, केरलम किया है ना, तो ये नाम चेंज किया है, तो प्रोविजन क्या था, हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना कि ये कैसा होता है, सिंपल मेजोरिटी से होता है, ये हमारा 368 के स्कोप के अंडर में नहीं आता है। ओके, नोट कर लो अब इसको। अब देखो तो हमारे कौन कौन से हो गए, आर्टिकल 2 एंड 3 पढ़ चुके हो अभी, आर्टिकल 2 एंड 3 ओके प्रीवियस क्लासेस में, तो अब मत भूलना, रिवाइज करते हुए चलो। फिर और हमारा क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्रिएट करना है ना, तो ये हमारा आर्टिकल 169 के अंडर आता है, ये भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। जो कोरम है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, सिटीजनशिप के प्रोविजंस हो गए, एंड सेकंड, फिफ्थ एंड जो हमारे 6 शेड्यूल्स हैं, ये भी हमारे
चेंज लेकर आया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से। मीन्स हमें आर्टिकल 368 को यूज़ नहीं करना है, मतलब जो हमारे प्रोविजंस से कि जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, प्रेसिडेंट को हाँ करना ही पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही ये बिल्स आएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 368 के हमने जो अभी प्रीवियस स्लाइड्स पे देखे वो प्रोविजंस है, एंड ये वाला डील कर रहा है किससे, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं हमारी स्पेशल मेजोरिटी। एक सेकेंड में सबको पहले रिमूव कर दूँ। ओके, अब हम देखते हैं हमारी स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी एक तो वही है, सिंपल मेजोरिटी तो होनी चाहिए, और साथ में 2/3 जो हमारे जो पर्सनस हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए एंड वोट करने चाहिए। तो मेंबरशिप तो होनी चाहिए कितनी, 50% + 1 की, एंड साथ में कितने लोग प्रेजेंट एंड वोट करने चाहिए, 2/3। ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं याद रखना। फंडामेंटल राइट्स, अगर आप फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज लेके आ रहे हो, डीपीएसपीज में चेंज लेके आ रहे हो, या वो प्रोविजंस जो इस वाली कैटेगरी में और इस वाली कैटेगरी में, फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी को छोड़ दो, जो भी बचेगा वो हमारे किस में आ जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी वाले केस के अंडर आ जाएगा, मतलब इसके थ्रू अमेंड हो जाएगा। ओके, अभी मेरे को इस चीज़ से एक चीज़ याद आई कि ये देखो जो हमारा 2nd, 5th एंड 6th शेड्यूल्स है ना, यहाँ पे ये याद रखना कि हमारा क्या है। ओके, अब देखो जो हमारा 6th शेड्यूल है, तो ये किसे डील करता है, हमारे ट्राइबल एरियाज से, है ना। चलो मैं एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर में जो है ना उसी में बताती हूँ, ठीक है। ऑलरेडी आप 5th एंड 6th को देख चुके हो, इसलिए मैंने पहले 6, 5 एंड 2 पे जाना चाह रही थी, बट हम ऊपर से देख लेते हैं ना। तो 2nd शेड्यूल किससे डील करता है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए हमारी क्या है, सैलरीज, ठीक है, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, जो अवेलेबल होते हैं ना, हम इधर से डील करते हैं। ओके, तो याद रखना है आपको क्या क्या है, सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं एंड प्रिविलेजेस हैं। ओके, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। 5th शेड्यूल को आपको पता होना चाहिए कि क्या है, हमारा शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से डील करता है। एक सेकेंड में इसको रफ कर दूं पहले कंप्लीटली, वेट, यस, हाँ। तो हमारा जो 5th शेड्यूल है ये किससे डील करता है, शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से, ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। एंड जो हमारा 6th शेड्यूल है ये किसे डील करता है, ट्राइबल एरियाज से। ओके, तो इसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आपसे अगर सिंपल ऐसे तो नहीं देंगे 2nd, 5th एंड 6th, तो यहाँ पे आपको प्रोविजन लिख देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर पता ही नहीं है तो समझ में आ रहा है कि कनेक्टिविटी कैसे होती है, कि हमें पहले पता तो होना चाहिए कि किस शेड्यूल में क्या लिखा गया है, कौन किस पार्ट में, ठीक है। चलिए अब हम हमारा कंटिन्यू करते हैं हमारा 5th शेड्यूल वाली चीज़, स्पेशल मेजोरिटी, ये तो अभी हमने समझ ही ली कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और जो 1st एंड 3rd कैटेगरीज में इंक्लूड नहीं होता वो हमारी स्पेशल मेजोरिटी में आ जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा 3rd वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट्स। अभी बताया था कि हाफ स्टेट्स, ठीक है, मतलब हाफ या हाफ से ज़्यादा क्या कर देंगे, रेटिफाई कर देंगे, तो ये पास हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन। तो इसमें क्या क्या होगा, मतलब जहाँ पे फेडरल फीचर इन्वॉल्व होगा, मीन्स यूनियन एंड जो स्टेट लेवल है दोनों से रिलेटेड होगा। तो याद रखना प्रेसिडेंट का इलेक्शन एंड मैनर, ठीक है, तो ये कहाँ पे आ जाता है, हमारा 3rd कैटेगरी में। यूनियन, स्टेट एग्जीक्यूटिव, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस होंगे वो भी यहाँ होंगे। एंड 7th शेड्यूल, ठीक है, 7th शेड्यूल तो मतलब होगा ही होगा ना, यहाँ सिंपल सी बात है, ठीक है। और आर्टिकल 368 इटसेल्फ, ये भी हमारा कहाँ पे आएगा, इसी वाली प्रोविजन से डील होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो आई एम होपिंग कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि ईजी है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ फिर आप बोलोगे कि मतलब ये तो ऐसे छोड़ दिया। 7th शेड्यूल भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो कई बार, ठीक है। तो याद रखना ये हमारी क्या है, 7th शेड्यूल में क्या दे रखी है, लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहीं पर ही होगा, ठीक है। तो आपको आज ये शेड्यूल याद हो जाने चाहिए, एंड क्या मेथड है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का ये भी पता होना चाहिए। चलें आगे। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स एक्ट है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने क्या किया, 9th शेड्यूल को ऐड किया, जो आर्टिकल्स 31A एंड 31B हैं उसको भी इंट्रोड्यूस किया। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से 31A, 31B, 31C, DPSP, फंडामेंटल राइट्स के टाइम जो हम देख रहे थे, है ना। और जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का जो स्कोप है फ्री स्पीच पर, उसको भी क्या किया, एक्सपेंड किया गया।
सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, जो स्टेट्स थे हमारे उसको लिंग्विस्टिक लाइन पे क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया। ये भी हम पढ़ चुके हैं, फजल अली कमीशन आई थी, है ना, और जेपीवी कमीशन था, तो ये नहीं भूलना चाहिए आपको, ये याद होने चाहिए, ठीक है। रिवाइज करते रहो, रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। और इन्होंने अबॉलिश कर दिया था जो पहले चला था ABCD क्लासिफिकेशन, उसको क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। कॉमन हाई कोर्ट्स एंड गवर्नर्स फॉर 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स के लिए हो सकते हैं, ठीक है, उसका प्रोविजन भी लेके आए। 24th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, एक्सप्लिसिटली अफर्म किया पार्लियामेंट की पावर को कि ये मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो 24th अमेंडमेंट एक्ट में क्या आया कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, किसी भी पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की असेंट को मैंडेटरी कर दिया गया था। 42nd को याद रखना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसने क्या किया, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी को प्रीएम्बल में ऐड किया। जब प्रीएम्बल पढ़ा था तभी हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली थी, है ना। और प्रीएम्बल कैसा है, हमारा नॉन जस्टिसेबल है, ये भी याद रखना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A हमारा इधर से ही आया है, ये तो अभी लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा है, सुरन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, है ना, वर्मा कमेटी क्या है, तो ये सब रिवाइज करते रहिए। DPSPs ऐड हुई हमारी, कौन कौन सी, आर्टिकल 39A, 43A एंड 48A। ये याद रखना, सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये आर्टिकल्स हमारे किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो देख के हमें पता है, बट जब देखते ना सामने 42nd, 46, 82nd, 82, तो फिर बस घूमना चालू हो जाता है दिमाग में कि क्या था। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो कि आर्टिकल 39A, 43A एंड 48A हमारे किससे आए हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। एंड ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड PYQs भी आपको दिखेंगे जाएंगे। ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसको हमने कहाँ पे चेंज कर दिया, कंकरेंट लिस्ट में। मतलब अर्लियर ये हमारे स्टेट का पार्ट थे, ठीक है, और इसको किस में ले आए हम, कंकरेंट लिस्ट में। तो अब ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे किसका पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। ये आपको याद रखना है कि 5 सब्जेक्ट्स को कहाँ पे चेंज कर दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में। कौन कौन से हैं ये याद रखने हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये हमारे दोनों ही हमारे क्या बोलते हैं, यूनियन एंड हमारे स्टेट दोनों के पास ही क्या है, इससे रिलेटेड पावर्स हैं, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, ये आपको याद रखना है। आइए और देखते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसने रिवर्स क्या किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजंस को। राइट टू प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि पहले हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, है ना, बट उसको हटा दिया गया, ठीक है। और हमने क्या किया, जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है, ओके। तो या तो लीगल बोलो या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलो, दोनों ही वर्ड सही है। एग्जाम में लीगल लिखा हो तो यस सही है, एग्जाम में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो सही है। याद रखना फंडामेंटल राइट नहीं है, बट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज इट इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिप्लेस किया इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के टर्म्स में हम देखें तो आर्टिकल 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी से। तो आपको ये भी याद आ गया होगा कि ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। फिर थर्ड वाला पॉइंट ये भी आप पढ़ चुके, देखो मैंडेट किया जो हमारे आर्टिकल्स 20 एंड 21 है ना, वो इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होंगे। याद आया जब हमने पढ़ा था मतलब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि आर्टिकल 20 और 21 हमारे इमरजेंसी भी लगेगी तब भी क्या होंगे, सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। 52nd तो बहुत बार पूछा गया है कि क्या है, यहाँ पे 10th शेड्यूल ऐड किया जो किसे डील करता है, एंटी डिफेक्शन से। राघव चड्डा वाला केस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है तो ये इस बार भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये तो ऐसा केस है जो हर बार ही इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि हर बार न्यूज़ में रहता ही रहता है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1989, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो कि जो वोटिंग एज थी उसको क्या किया, कम किया गया। पहले 21 साल थी, उसको घटा के कितनी कर दी, 18 साल, ठीक है। फिर जो हमारे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं 1992 का, तो जो हमारी लोकल लेवल्स हैं मीन्स म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, उनको क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो पंचायती राज किस में है, पार्ट 9 और 11th शेड्यूल में, एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ हमारे कहाँ पर है, पार्ट 9A और 12th शेड्यूल में। ये आपको याद रखना है। और हिंदी वाला और है ना, ये पार्ट 9A एंड 12th शेड्यूल, ओके। और इंग्लिश वाले में कंफ्यूज मत हो जाना, कहो कि ये क्या बोल दिया है ना। चलो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी
पढ़ चुके हो, ये तो हमने ट्राइड बताया था मैंने ना, फंडामेंटल राइट में भी प्रोविज़न है, डीपीएस में भी प्रोविज़न है, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है एजुकेशन के रिगार्डिंग हमारे बच्चों के लिए। तो याद रखना आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया, और करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी भी कहाँ पे थी, मतलब आगे हमारे 51A क्लॉज के में। ओके, चलिए आगे और देखते हैं हमारे। अब हमारा क्या है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये आपका जीएसटी से डील करता है। ये आर्टिकल्स याद रखिएगा, 246A, 269A एंड 279A है ना। और ये जो 279A है ये हमारा किससे डील करता है, जीएसटी काउंसिल से, ठीक है। क्योंकि ये हमारी बनती है ना, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 101 रुपये का शगुन देते हैं ना, तो जीएसटी हमारा वही फाइनेंस से डील कर रहा है। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, 101, ऐसे याद रख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आप ध्यान रखना, जो 102 है हमारा, ठीक है, 102 है, इसमें क्या हुआ, जो हमारा एनसीबीसी था ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पहले स्टैट्यूटरी स्टेटस था इसको, पर अब क्या मिल गया इस वाले अमेंडमेंट एक्ट से, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। तो ये आप याद रखिएगा। जो हमारा 103 है, ठीक है, ये आपका किससे डील करता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन से, ये याद रखना है। तो ये 103 हो गया। अब 104 भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 104 वाला हमारा किससे, जो SC/STs हैं उनके लिए क्या किया है, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में जो रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब अभी कब तक है, 2030 तक रिजर्वेशन अब इनके पास है। और जो हमारे एंग्लो इंडियंस थे ना, उनका जो कोटा होता था, नॉमिनेशन कोटा, उसको ख़त्म कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं 105 पर, ठीक है। तो जो 105 है वहाँ पे क्या है, जो स्टेट्स है ना उनकी पावर रिस्टोर की गई, किस केस में, कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और नोटिफाई कर सकते हैं अपनी खुद की सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को। तो ये याद रखना, पहले क्या हुआ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, जैसे 102 अमेंडमेंट एक्ट आया ना, कि क्या सिर्फ जो सेंट्रल लेवल वाले करेंगे, क्योंकि हर स्टेट पे जो लोग हैं उनके क्या है, कंडीशंस अलग अलग है, सोशली एंड इकोनॉमिकली अलग है। तो 105 ने बोला कि नहीं भाई, स्टेट्स के पास अपनी पावर है, आप अपनी खुद की लिस्ट भी नोटिफाई कर सकते हो। ओके। एंड 106 ये बिल्कुल नया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये क्या कर रहा है, 33% रिजर्वेशन दे रहा है विमेन को, कहाँ पे, लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में, और जो हमारी दिल्ली असेंबली है वहाँ पर भी। पर ये हमारा कब इफेक्टिव आएगा, पोस्ट डिलिमिटेशन, है ना। तो ये आपको याद रखना है, मतलब जो आगे वाला सेंसस आएगा और हमारी डिलिमिटेशन प्रोसेस फाइनल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा। अब देखते हैं क्या जुडिशियल एवोल्यूशन है। भाई केशव नंदा भारती केस तो कब से पढ़ा रही हूँ, है ना। तो याद रखना कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस लाने की पावर है, पर वो डिस्ट्रॉय और चेंज नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। याद आया, क्लास की स्टार्टिंग क्या थी, मैंने पूछा था कौन सी चीज़ है जिसको जैसे टच किया पार्लियामेंट ने, बिल गया। तो गया कैसे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ही वो चीज़ है जिस पर पार्लियामेंट हाथ नहीं डाल सकता, ठीक है, मतलब हाथ नहीं डाल सकता इन द सेंस कि उसको चेंज नहीं कर सकता। फिर अब देखो कोर बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्या है, एक्चुअली ये लिस्ट नहीं है हमारे पास, किया ना ही जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने दी है, बट केसेस टू केसेस हमें ये चीज़ें पता चलती रहती हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स है। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशियल रिव्यू है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, फेडरलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म सॉरी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब क्या है, कोर एलिमेंट्स है। फिर आया हमारा आयर कोयलो केस। यहाँ पे क्या बोला गया, लॉज प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24, 1973। ये जो डेट है 24 अप्रैल 1973, ये डेट है हमारे केशव नंदा भारती केस की, ठीक है। तो याद रखना ये केस क्या बोल रहा है, 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में डाले गए जो लॉज है ना, उन पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा। नॉट इमीन का मतलब अब इन पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट या वायलेट करते हैं तो। उनसे पहले वाले में कोई नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया हमारे केशव नंदा भारती केस में, तो इसी तारीख के बाद अगर कुछ भी आप डाल रहे हो, ठीक है, वहाँ पे कोई भी लॉ आ रहा है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो यहाँ पे क्या है, जुडिशियल रिव्यू पर भी लागू होगा, आप नहीं बचा सकते हो इसको, है ना। अब देखो ये ट्रैप्स हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बस एक रिवीजन पर्पस हो जाएगा आपका कि बिल कहाँ पे स्टार्ट होता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता है, जॉइंट सिटिंग नहीं होती है,
प्रेसिडेंट वीटो, जो पार्लियामेंट जो सॉरी प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि पॉकेट वीटो यूज़ करेंगे, सिंपल वर्ड्स। ओके, फिर लॉ की डेफिनेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ, ये अंडर आर्टिकल 13 लॉ नहीं है, याद रखना क्या है, लॉ नहीं है। किस केस के अकॉर्डिंग, केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग, बट स्टिल अगर ये वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता दिया मैंने कि कहीं एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है, ठीक है, कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या था, जुडिशियल इनोवेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। स्टेट डेडलीनेस, ठीक है, मतलब स्टेट को कोई टाइम लिमिट नहीं दी है ना कि आप कब हाँ करके भेजोगे किसी भी बिल पे, बस उनको क्या है आधे स्टेट्स हाँ बोल दें, उनका मतलब अमेंडमेंट वाला काम हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कोई भी टाइम लिमिट सेट नहीं है। तो ये वो ट्रैप्स हैं जहाँ से आपको फंसाया जाता है। अब देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से समझा है। ये आज का आपका प्रैक्टिस एमसीक्यू है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इजी ही क्वेश्चन है। अगर क्लास ध्यान से सुनी होगी, समझी होगी, तो आप अपना आंसर इजीली मार्क कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अच्छे से इस क्लास को पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, मतलब इसको मिस नहीं करना है। एंड पॉलिटी की जो अर्लियर सीरीज़ हैं उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, उसको भी देखते रहिए ना, प्री वाली फेज को अब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए, तो आपको जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एंड अगर ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हों तो आप अभी के अभी जो क्लास है इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ क्लासेस शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं हमारे कल के नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।